नमस्कार, स्वागत है अफ्रीका। मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है खबरों को सत्य और तथ्य के साथ आप तक पहुंचाने की। ग्राउंड जीरो पर जुड़ते हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स और इन्हीं आंकड़ों से हम समझाते हैं खबर का हर बिंदु आपको। तो आइए शुरू करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। इस वक्त न्यूज पंच में बात करते हैं कि किस तरह से जब पत्थर हटाया गया हंगामा हुआ भयंकर। पिंक सिटी जयपुर में किस पर मचा है बवाल, इस पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा अभी के न्यूज पंच में। और आखिरकार क्यों आईएसआईएस को ट्रंप का एक ऐसा क्रिसमस गिफ्ट दिया गया जिसने आतंकवाद को ध्वस्त करने में निभाई है अहम भूमिका, इस पर भी होगी विस्तार के साथ चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम न्यूज पंच में शुरुआत करेंगे राजधानी जयपुर से, क्योंकि जयपुर की अगर बात की जाए तो चोमू कस्बे में कल देर रात उस वक्त सांप्रदायिक तनाव फैला जब बस स्टैंड स्थित एक मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान विवाद हुआ। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जयपुर में यह हिंसा भड़की, मस्जिद के बाहर चले हैं पत्थर और छावनी में इसलिए अब चोमू को तब्दील कर दिया गया है। पुलिस पर जहां पथराव हुआ, इस वजह से इंटरनेट को भी बंद किया गया। पहले विरोध हुआ, विरोध ने विवाद की जगह ले ली। तो आइए अब आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरह से जब पत्थर हटाया गया उसका असर यह हुआ कि हंगामा भयंकर था। हंगामा बरपा, आप देख सकते हैं एक तरफ हिंसा भड़की जहां एक्शन मोड में पुलिस नजर आई। जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था वहां उसकी वजह से सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया और इसीलिए आप जो तैनाती देख रहे हैं सुरक्षा बलों की, छावनी में तब्दील होता हुआ चोमू यहां पर नजर आ रहा है। यानी मस्जिद के बाहर जो पत्थर पड़े थे उन्हें हटाने को लेकर कवायद की जा रही थी। कब वो कवायद विरोध में बदली, विरोध कब विवाद में तब्दील हुआ जिससे हिंसा भड़की। एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है और कहीं ना कहीं पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया। आप देख सकते हैं कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाया गया और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। छावनी में तब्दील कर दिया गया चोमू को। तो आखिरकार जयपुर में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सांप्रदायिक तनाव क्यों हुआ, ये किस तरह से फैला है दो समुदाय के बीच, हम बताते हैं कैसे ये हिंसा हुई। तो जयपुर में सांप्रदायिक तनाव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चोमू में दो समुदायों के जो हैं समुदाय हैं उनके बीच हिंसा हुई है और मस्जिद के पास जो पत्थर हैं उसे लेकर ये विवाद सामने आया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और कई जख्मी इसमें नजर आए। हालात को काबू करने के लिए आंसू गैस को छोड़ना पड़ा और कल सुबह तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि अफवाहों का बाजार गर्म ना हो। फिलहाल अगर बात की जाए तो नियंत्रण में हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर अगर हम समझें, जयपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां सांप्रदायिक तनाव, जहां सौहार्द होना चाहिए उसकी जगह तनाव दिखाई दे रहा है। ऐसे में डीसीपी वहां के जो हैं उनसे समझते हैं आइए कि आखिरकार पत्थरबाजी पर डीसीपी की वार्निंग क्या रही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक भी आरोपी जो है उसे बख्शा नहीं जाएगा और अतिक्रमण पर जो विवाद हुआ है, जो ये तमाम अराजक तत्व हैं उनकी जो साजिश है, पुलिस पर जो पत्थरबाजी की गई है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं डीसीपी ने क्या कुछ कहा है। यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। तो साफ तौर पर जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन ये पूरा विवाद आखिर था क्या?
इस विवाद की जड़ कितनी गहरी है, आइए अब आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार इस विवाद को जब इस विरोध में ये तब्दील हुआ तो क्यों हुआ। तो मस्जिद के पास सड़क किनारे पत्थर थे, पत्थरों की वजह से ट्रैफिक जैम लगता था। लाजमी सी बात है, इस परेशानी को दूर करने के लिए कदम उठाया गया। प्रशासन ने स्थानीय समुदाय से सहमति बनाई और लेकिन आज तड़के 3 बजे फिर इस पत्थर हटाने की बात को लेकर हिंसा भड़क गई। खाली जगह में रेलिंग लगाने पर विवाद उत्पन्न हुआ। असामाजिक तत्वों ने इस पर विरोध दर्ज करवाया। विरोध में बहस बढ़ी और हालात हिंसक हो गए। बस स्टैंड इलाके में भारी भीड़ जमा हुई थी और पुलिस को निशाना बनाकर पथराव किया गया। करीबन आधा दर्जन पुलिसकर्मी जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी और अपनी पुलिसिया कार्रवाई कर रहे थे वो घायल हुए हैं। हालांकि अगर अभी हालातों की बात की जाए तो पुलिस जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि इलाके में शांति बहाली की पूरी कोशिश की जा रही है। इंटरनेट को इसीलिए बंद कर दिया गया है और एक्शन में क्योंकि पुलिस फोर्स है और फिलहाल इलाके में शांति बहाल है। चोमू में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि इस सांप्रदायिक जो तनाव है उसे कम किया जा सके। 10 पत्थरबाज जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस सीसीटीवी और वीडियो फुटेज को भी खंगाल रही है ताकि पता चल पाए कि आखिरकार इस विवाद की शुरुआत हुई कैसे। शांति भंग करने वालों की पहचान की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को सुनिश्चित करने की बात भी पुलिस कह रही है ताकि जो सांप्रदायिक विवाद को खत्म करने, तनाव को खत्म करने की बात है, वो सांप्रदायिक सौहार्द में तब्दील हो। अतीक अहमद जयपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। अतीक, सबसे पहला सवाल ये कि अभी जयपुर में चोमू की अगर बात की जाए, जिस तरह से पुलिस साफ तौर पर एक्शन मोड में है इस पूरे मामले को लेकर, अभी ताजा हालात क्या है वहां? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मौके की इस वक्त के हालात की बात करें तो बिल्कुल पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता वहां पर पूरे इलाके में तैनात है और पूरी तरीके से व्यवस्था अपने नियंत्रण में है। एक चीज जो सबसे बड़ी बात की गई कि यहाँ पे जो इलाका है चोमू, इस पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है क्योंकि इस बात की पूरी तस्दीक की जा रही है कि वहां से किसी भी तरीके कोई फुटेज, कोई ऐसी जो है अफवाह ना फैल पाए जिसकी वजह से तनाव पैदा हो। वहां के प्रशासन ने इस बात को बहुत मुस्तैदी से इस काम को किया। उसके बाद में अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो वहां पर जो है आरएएफ की पुलिस भी लगी हुई है। इसके साथ ही साथ आसपास के जितने भी थाने की फोर्स थी वो भी वहां पर पहुंची हुई है। अब उसके बाद में कई बार जो जिन लोगों ने पथराव किया था, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उसके आधार पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। दर्जन भर से अधिक लोगों को अभी हिरासत में लिया जा चुका है। उसके साथ ही साथ अभी भी पूछताछ जारी है। बहुत सारे चश्मदीद भी वहां पर मौजूद थे। इनके गवाही के आधार पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। दरअसल ये जो पूरी स्थिति अभी आपने बताया आंचल की किस तरीके से चीजें स्थिति बिगड़ी। दरअसल जब ये मामला प्रकाश में आया कि जो मस्जिद के बाहर जो पत्थर पड़े हुए थे, काफी सालों से वहां पर पड़े हुए थे, दो पक्षों के बीच में बैठाल कर इससे बात की गई कि ये पत्थर हटाने हैं और दोनों पक्ष राजी खुशी थे और बल्कि अपने हाथों से पत्थर को हटाया गया। स्थिति तब बिगड़ी जब रात के अंधेरे में जिस इलाके से वहां से पत्थर हटाए गए थे वहां पर रेलिंग लगा करके थोड़ा बहुत अतिक्रमण करने या फिर निर्माण करने की जो है बात सामने आने लगी। इसी बीच में कुछ अराजक तत्व भी उस भीड़ में जमा थे। पुलिस वालों ने जब उनसे बात करनी चाहिए, बात करने के दरमियान में अराजक तत्वों ने पूरी तरीके से वहां पर पुलिस को निशाना बनाते हुए पत्थरबाजी कर दी। देखते ही देखते पूरे इलाके में भीड़ जमा हो गई और वहां पर तनाव की स्थिति ज्यादा बन गई। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद थी और उसके तत्काल बाद में और फोर्स बुलानी पड़ी। उसके बाद में वहां पर स्थिति को नियंत्रण किया गया। अब जब इस वक्त की बात की जाए तो वहां पर धरपकड़ की प्रक्रिया पूरी तरीके से जारी है क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग दोषी रहेंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। स्थानीय जो नेता हैं वहां पर पहुंच करके लोगों की समझाइश की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कई बार होता है जब ऐसी स्थिति कभी बनती है तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। अफवाहों से निपटने के लिए पुलिस हो, प्रशासन हो, पूरी तरीके से इसमें एक चीज और समझना चाहेंगे कि जिन सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और जिन 10 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया, ऐसे में उस सीसीटीवी फुटेज से और क्या सबूत सामने आने की उम्मीद की जा रही है ताकि ये पता चल पाए कि आखिरकार ये शुरुआत हुई कैसे? दरअसल कोई भी घटना जब होती तो उसके पीछे एक तस्वीर ये होती है, किसी बात को लेकर रणनीति बनाई जाती है, कोई गुट इकट्ठा होता है, कोई बात हो रही होगी, कोई मीटिंग हो रही होगी। तो जब सीसीटीवी वहां आसपास, क्योंकि मस्जिद के आसपास, क्योंकि वो बस स्टैंड का इलाका है, तो वहां पर निश्चित तौर पर कई सारे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं।
इस बात की तस्दीक की जा रही है क्या ये जो पूरा मामला था ये प्री प्लान था, पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा मामला सामने आया है, या फिर इंस्टेंट कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि पथराव शुरू हो गया और ये स्थिति पहुंची। क्योंकि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग जो चश्मदीद गवाह थे वो भी इस बात को देख रहे हैं कि किन लोगों ने पत्थर चलाया। क्योंकि जब भीड़ होती है आंचल, तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, उसी में कुछ अराजक तत्व ही होते हैं। अराजक तत्व कौन है, क्योंकि उनकी पहचान बहुत जरूरी है। ऐसे में जो वहाँ पुलिस है और जो वहाँ की इंटेलिजेंस टीम है वो भी बहुत काम कर रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस टीम वहाँ पर क्योंकि जब इस तरह का मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठते हैं कि क्या ये सुनियोजित तो नहीं था। ऐसे में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, इस सुनियोजित व्यवस्था को लेकर ही इस पर जांच चल रही है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि ये जो मामला था ये अब का नहीं है। पुलिस जो है वहां पर उस इलाके में, सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कदम बढ़ा रही थी। क्योंकि जिस मस्जिद के पास में ये जो पत्थर पड़े हुए थे वहां पर गाड़ियों का आवागमन ज्यादा होता था और ऐसे में वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगता था। लोगों से बातचीत करने के बाद में सहमति बनी कि हाँ, अगर ये पत्थर है तो इन पत्थर को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि हटाने से कहीं ना कहीं आम नागरिकों को, जो राहगीर रहेंगे, उनको जो है आसानी और वो सुगमता होगी। इस बात को लेकर के बैठक में सहमति भी बनी और हटा भी लिया गया। लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब पूरे इलाके में जहां पर पत्थर पड़े हुए थे वहां पर निर्माण कार्य शुरू किया गया। और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर आप सही थे, अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो रात के अंधेरे में निर्माण करने की आखिर आवश्यकता क्या पड़ी? प्रशासन था, पुलिस था, बात करने के बावजूद भी ये सारी चीजें की जा सकती थी। लेकिन जिनकी पहचान कर ली गई है, जिन 10 पत्थरबाजों की गिरफ्तारी हुई, जिनकी पहचान कर ली गई है पुलिस द्वारा, अब पुलिस उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करेगी? क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि एक भी जो अराजक तत्व है उसे बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मिलान किया जाएगा कि ये लोग वहां पर मौजूद थे कि नहीं थे, और उसके साथ ही साथ जो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने पत्थरबाजों को, वहां पे जो अराजक तत्व थे उनको देखा है, उनसे मिलान करने के बाद में उनके साथ में जो भी कानूनी सुसंगत धाराओं में होंगे मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके बाद में अगर जरूरत पड़ी तो सभी को जेल भेजा जाएगा। क्योंकि जो भी कानून है, कानून की प्रक्रिया के आधार पर जो है पुलिस अपना काम कर रही है। क्योंकि किसी भी तरीके से अराजकता पुलिस हो, यहाँ के प्रशासन या फिर सरकार हो, बर्दाश्त नहीं करती है। यहाँ के जो नेता है उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया, स्थानीय विधायक ने कहा है कि किसी भी तरीके से जो अराजकता है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे में पुलिस वहां पर पूरी तरीके से तैनात है। फिलहाल इस वक्त की अगर मैं मौजूदा स्थिति बताऊं तो पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। थोड़ी बहुत चीजें चल रही, तनाव की स्थिति जरूर है, लेकिन वहां पर पुलिस के जाब्ते की वजह से वहां पर स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो चोमू में फिलहाल हालात नियंत्रण में और इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है। सांप्रदायिक तनाव को सांप्रदायिक सौहार्द में बदलने की पूरी कोशिश है और जो इस विवाद के पीछे की जड़ के साथ साथ जो अराजक तत्व हैं उनकी पहचान के बाद पुलिसिया कार्रवाई भी उन पर की जा रही है। वक्त से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार अगर बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह के गिफ्ट की बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो दिया गया है आतंकवादियों को, जानेंगे न्यूज पंच में। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें।
ब्रेक के बाद भी का स्वागत है और बात करते हैं अमेरिका की, जिसने उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक शक्तिशाली और घातक सैन्य हमला किया। इसकी जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट में कहा कि यह कार्रवाई उनके निर्देश पर की गई। ट्रंप के मुताबिक हमला उन आतंकियों के खिलाफ किया गया जो कथित तौर पर ईसाइयों की निर्मम हत्या कर रहे थे। तो आईएसआईएस को ट्रंप का ये क्रिसमस गिफ्ट दिया गया, जिसकी बात हम शुरुआत में कर रहे थे। नाइजीरिया में यूएस की एयर स्ट्राइक है, जिसकी वजह से आईएसआईएस के ठिकानों पर बरसाए गए गोले, और इस पर नाइजीरिया ने कहा शुक्रिया। तो आखिरकार नाइजीरिया पर ये जो घातक हमला अमेरिका ने एयर स्ट्राइक द्वारा किया, आइए उसे समझाते हैं आपको। तो अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है जहां आईएसआईएस के ठिकानों पर बम गिराए गए। आतंक के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है ट्रंप द्वारा। सोकोटो में ये परफेक्ट स्ट्राइक की गई। अब वजह यह थी कि आईएसआईएस ईसाइयों को निशाना बना रहे थे और बेरहमी और निर्ममता से उनकी हत्या की जा रही थी। और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो उसकी राजधानी, जिसमें हम नाइजीरिया की बात कर रहे हैं, राजधानी अबुजा, जो तेल के कुओं के लिए जानी जाती है, ऐसे में इस प्रचुर मात्रा में जो उसका नेचुरल संसाधन है, उसकी आर्थिक संरचना को भी नुकसान पहुंचा रहा था आईएसआईएस। आखिरकार ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह से ये बात जो कही है वो आपके साथ साझा करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कट्टरपंथी इस्लामिक आतंक को पनपने नहीं दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी कहा, मैंने पहले ही इन आतंकियों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईसाइयों का कत्लेआम नहीं रोका तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज रात वही हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने कई परफेक्ट स्ट्राइक्स की, जैसा कि सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। ये उन्होंने जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ है उस पर कहा। अब आगे की जो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी है, जो अमेरिका के रक्षा सचिव हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताएं। उन्होंने कहा कि मैं नाइजीरियाई सरकार के समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हूं। उन्होंने चेतावनी दी कि और भी कुछ होने वाला है। उन्होंने ये कहा कि AFRICOM ने ये सुकोटो राज्य में जो हमला हुआ है, जो नाइजीरिया के सुकोटो राज्य का हिस्सा था, आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए उन्होंने चेतावनी जारी की है। अब अगर हम नाइजीरिया को समझें, अफ्रीकी देश है नाइजीरिया। मैंने आपको बताया कि तेल के कुओं की वजह से उसका जो प्रचुर मात्रा में संसाधन है, इसकी वजह से उसकी आर्थिक संरचना मजबूत है। लेकिन एक दंश जिससे लगातार नाइजीरिया जूझ रहा है, जिससे नाइजीरिया को कहीं ना कहीं जूझना पड़ता है हर साल, और वो है आईएसआईएस यानी कि आतंकी। और आईएसआईएस की जो ISWAP शाखा है, जो अफ्रीकी इस देश को आतंक से परेशान कर रही है। उत्तरी क्षेत्रों में अगर देखें तो बोको हरम का कोहराम है। ईसाई समुदायों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और ईसाई आबादी के वजूद पर खतरा है। 22 से 23 करोड़ की आबादी वाला देश है जब हम नाइजीरिया की बात करते हैं, जिसमें ईसाई और जो ईसाइयों की संख्या है वो बहुल मात्रा में है। ट्रंप प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया, नाइजीरिया के आग्रह पर यह बड़ा एक्शन लिया है। ईसाइयों की धार्मिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी गई और नाइजीरिया सरकार ने जो ये सहयोग दिया गया, अमेरिका द्वारा उसका स्वागत किया और नाइजीरिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया। ये ऐसा किया जाता है, इस शब्द का हम आपको और बताएं। पर्टिकुलर कंसर्न कंट्री यानी कि अगर किसी देश की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जाएगा, और इस पर जो अमेरिका है वो देशों को CPC की कैटेगरी में डालता है, जिसमें चीन के साथ म्यांमार भी शामिल है, जिसमें अब नाइजीरिया को भी डाल दिया गया ताकि उसकी आर्थिक संरचना, उसके राजनीतिक स्थिरता को नुकसान ना पहुंचे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अक्षय डोंगरे इस वक्त मौजूद है। अक्षय, क्रिसमस का अच्छा गिफ्ट दिया गया है राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ISIS के आतंकवाद के विनाश के लिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा अचल। जिस तरह से एक्शन लिया गया है, जाहिर तौर पर हमने देखा है कि आईसिस जब वेस्ट एशिया में काफी ज्यादा एक डोमिनेटेड आतंकी ग्रुप था, उसके खिलाफ भी काफी ज्यादा एक्शन इसी तरह के लिए गए थे। कुछ समय पहले ही सीरिया में भी आईसिस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है और अब हम देख रहे हैं कि ये इसी तरह का एक्शन आईसिस के खिलाफ नाइजीरिया में लिया गया है। पहले भी चेतावनी लगातार डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे कि अगर ईसाइयों के एक तरह से फ्रीडम के ऊपर किसी तरह से खतरा अगर बोको हराम या फिर इस्लामिक स्टेट बनकर आते हैं तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए।
जाएगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पहले कहीं ना कहीं चेतावनी नाइजीरिया की सरकार को भी इनडायरेक्ट फॉर्म में दी जा रही थी कि वो भी ये सुनिश्चित करे कि ईसाइयों के जो अपने राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनका किस तरह से उल्लंघन ना हो और किसी तरह से उनके ऊपर कोई खतरा ना बने। तो पीट हेग्सेथ जो है, जो वहाँ के एक तरह से वॉर सेक्रेटरी है, उन्होंने ये कहा कि नाइजीरियन सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके उन्होंने ये हमला किया। हालांकि इसमें अगर और ज्यादा एक तरह गहन बात की जाए तो कई सारी चीजें हैं, कई सारी परतें हैं इसमें। एक तरफ से कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, उनका ये कहना है कि जिस तरह से आप सवालों के घेरे में खुद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एप्स्टीन इशू को लेकर पूरी तरह से है, तो वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भी ये सब कर रहे हैं। और अब एक तरह से अगर बात की जाए आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की, तो अमेरिका वो लेता रहा है, लेकिन अब ये ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के राइट्स बचाने के लिए अमेरिका इस तरह से एक्शन ले। तो एक तरह से स्वागत योग्य कदम तो है ही, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि नाइजीरिया एक ऐसा देश है जो एक तरह से मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरह फेल्ड कंट्री नहीं है, जहाँ की सरकार फंक्शनिंग है, इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, जहाँ की सेना काफी मजबूत है। तो ऐसे में वहाँ की सेना को हमला ना एक तरह से कोऑर्डिनेट ना करते हुए अमेरिका ने खुद से जिस तरह ये कार्रवाई की है, उसके ऊपर एक सवाल इस वक्त उठ रहा है। लेकिन अक्षय, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जिस तरह से नाइजीरिया को घोषित किया गया, उससे कितना फायदा मिलता हुआ नजर आता है जब हम आतंकवाद के विनाश की बात करते हैं और किसी भी देश की धार्मिक स्वतंत्रता का जब उल्लंघन किया जाता है और उसे अमेरिका सीपीसी की श्रेणी में डाल देता है? देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टूल की तरह इसको इस्तेमाल अमेरिका ने कई बार किया है। आजकल अगर हम देखें तो जो कंट्रीज के खिलाफ वो कहीं ना कहीं दबाव बनाना चाहते हैं, उनको वो सीपीसी की कैटेगरी में डाल देते हैं। ऐसे कई सारी कंट्रीज है जहां पर एक तरह से माइनॉरिटीज के खिलाफ कई सारे एक्शन वहां की सरकार ले रही होती है, उनके एक तरह से जो उनके अधिकार है उनको दबा रही होती है। लेकिन क्योंकि अमेरिका के साथ उनके अगर संबंध ठीक हो तो उनको सीपीसी कैटेगरी में कई बार नहीं डाला जाता है या फिर इग्नोर कर दिया जाता है। और अगर पॉलिटिकल प्रेशर बनाना हो तो अमेरिका की तरफ से कई बार ये एक तरह से इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ की कंट्रीज ने विरोध भी कई बार किया है कि अगर आपको एक्शन लेना है तो आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी जो अलायंस है उनके उनसे हटकर आपको ऐसा ये अगर आपको टैग देना है तो आप दे सकते हैं। लेकिन आप केवल उन्हीं कंट्रीज को देते हैं जिनके ऊपर आपको पॉलिटिकल प्रेशर बनाना हो। तो सीपीसी की बात तो है ही, आतंकवाद से ज्यादा ये सरकार के ऊपर इससे दबाव बनता है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अलायंसेस में उनके ऊपर, उनकी छवि के ऊपर एक दाग लगता है, ट्रेड में कमी आती है, इन्वेस्टमेंट में कमी आती है। तो वो इससे ये कई बार होता है कि सरकार दबाव में आती है और एक्शन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लेती है, लेकिन कितना पारदर्शी तरीके से इनका इस्तेमाल किया गया है ये एक बड़ा सवाल हमेशा से बना रहा है। लेकिन अक्षय, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि ये ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है और ऐसे में आतंक के खिलाफ लगातार वो इस तरह के बड़े फैसले लेते आ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्या अमेरिका की जो प्रशासन की प्रणाली है, क्या सभी इसके फेवर में जिस तरह के फैसले वो लेते हैं? जी बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल एक अच्छा सवाल पूछा है। चाहे वो उनकी H1B वीजा को लेकर पॉलिसी हो, उनकी अलग अलग पॉलिसीज हो, ट्रेड को, टैरिफ को लेकर, तो कई बार उन्होंने आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़ा जो आतंकी एक तरह से देश है जो आतंकवाद का बढ़ावा देता है वो पाकिस्तान है। उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर केवल 19% का टैरिफ अमेरिका ने इस वक्त लगा रखा है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कई अन्य तरीकों से करना चाहता है, कहीं ना कहीं अपनी एक प्रॉक्सी बनाए रखना चाहता है, चाइना से ज्यादा क्लोज ना हो, इसलिए टैरिफ उन पर कम लगाते हैं। अगर उनको एक्शन लेना है तो सबसे बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर लेना चाहिए अगर आतंकवाद की ही बात है तो। लेकिन ऐसे में कई बार एक तरह से फेवरेबल एक रवैया उनका रहता है जिन कंट्रीज से उनको फायदा हो, और जिन देशों के ऊपर उन्हें थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर बनाना हो उनके खिलाफ वो ताबड़तोड़ फैसले लेते रहते हैं। तो इस बात को लेकर, इनकी पारदर्शिता को लेकर कई सवाल हमेशा से उठते रहे और इस कार्यकाल में और ज्यादा उठ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता अक्षय डोंगे जो बताए थे कि किस तरह से जो फैसला लिया गया ट्रंप प्रशासन द्वारा, हालांकि बहुत से लोग इसके फेवर में नहीं थे, लेकिन नाइजीरिया का ये धन्यवाद देना और इस तरह से एयर स्ट्राइक की गई तो आईएसआईएस के खात्मे के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। फिलहाल आज न्यूज पंच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।